रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे कैसे हैं जी बच्चे। हमारे पास 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम लेकर आए हैं बच्चे। इंग्लिश मीडियम में हम अपलोड कर रहे हैं, उर्दू मीडियम भी। तो जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 अगर समझना है, चैप्टर 1 मैंने उर्दू मीडियम का अपलोड कर दिया है, चैप्टर 2 जो है वो इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दिया है 1 और 2, और चैप्टर 3 जो है ये इंशाल्लाह पहले हम करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 भी उर्दू मीडियम में अपलोड करेंगे, लेकिन चैप्टर 3 इसलिए है क्योंकि ईजी है और कुछ जो है वो स्कूल्स में ये पढ़ाया जा रहा है, तो इस वजह से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी ने करना है इंग्लिश मीडियम में अपलोड किया है आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले इसका कुछ तारुफ है जो कि आपको आना जरूरी है कि 1850 में जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर थे, एक अंग्रेजी रियाजीदान थे और वकील भी थे। उन्होंने जो लफ्ज़ कालब है उसका इस्तेमाल किया। याद कर लेंगे सबसे पहले कालब का लफ्ज़, कालब इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, इसका लफ्ज़ किसने और कब किया? 1850 के अंदर जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने किया। फिर बच्चे 1858 में ये एमसीक्यू आता रहता है कि आर्थर केली ने कालब के नज़रिए पर मुकाला शाया किया, यानी 1858 में आर्थर केली ने कालब का जो है नज़रिया जो है वो शाया किया। ठीक है जी। इसका मतलब कालब का तस्वर किसने पेश किया? आर्थर केली ने, लेकिन कालब का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया ना वो जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर है। पहले ये क्लासेस में नहीं होता था, पहले हम आर्थर केली यूज़ करते थे, लेकिन अब हमारे पास यानी ये जिसका लफ्ज़ जो कालब का यूज़ किया था वो इस बंदे ने किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर नजरिया इसने शाया किया है। अच्छा जी, आगे हम कहते हैं फिर जोसेफ सिल्वेस्टर थे, विलियम रोवन हैमिल्टन है, आर्थर केली, इन तीनों ने मिलकर इसकी तरक्की में किरदार अदा किया है। ठीक है। अब 1913 में जदीद ब्रैकेट का इस्तेमाल सबसे पहले अंग्रेज राजदान जोसेफ सिल्वेस्टर ने किया, जिसने कालब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसी ने जो जदीद ब्रैकेट है यानी जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसका इस्तेमाल इसने किया है। अब हम चलते हैं कालब की तारीफ की तरफ। कालब की तारीफ बड़ी अहम पेपर में आती रहती है। मैट्रिसेस कहते हैं कालब एक ऐसी मुस्ततील शक्ल की तरतीब है जिसके अरकान कतारों और कालमों में एक ख़ास तरतीब में मुरब्बी ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। मुरब्बी ब्रैकेट यही मुरब्बी ब्रैकेट है बच्चे, इस स्क्वायर ब्रैकेट से इसे क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। ये मुरब्बी ब्रैकेट के अंदर हम कालब के कतार और कालमों को लिखेंगे, याद रखें, इंशाल्लाह बताएंगे सारी चीज़ें, ख़ास तरतीब के साथ लिखते हैं और ये तरतीबात बाज़ अलजबरी अमल की पाबंद होती हैं। इसको आप यानी चाहे छोड़ दें, स्किप कर दें। आम तौर पर कालमों को अंग्रेज़ी हरूफ तहजी के बड़े हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है, यानी पहली लाइन लिखें, फिर कालब को अंग्रेज़ी के हरूफ तहजी के बड़े हरूफ, जिस तरह हम ए बड़ा हरूफ है, बी है या सी है, हम बड़े हरूफ से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर होते हैं ना, जो उसके अंदर अरकान होते हैं उसको छोटे हरूफ से भी हम ज़ाहिर करते हैं उसमें। ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट पेज के अंदर है, देखें जी। अब ये कुछ एग्जांपल भी पेपर में आपने देनी है, कालब की तारीफ के साथ उसकी कुछ एग्जांपल भी देनी होती हैं। सबसे पहले जैसे ए है बच्चे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और बी 5 7 है या सी 3 2 है, ये कालब है। देखिए कालब के जो नाम है वो बड़ी ए बी सी से देने हैं, और जो इसके अंदर कान है जैसे ए बी सी डी ये छोटे हैं, ये कभी भी कालब के अंदर जो है ना बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, कालब के अंदर कभी भी बड़े कान ना हो, लेकिन कालब का नाम बड़ी ए बी सी से रखना है। एक और बात जहन में नशीन कर लें कि ये बच्चे होती है कतार और ये क्या होता है कालम। कतार और कालम, ये कतार कहते हैं इसको, पहली कतार है दूसरी कतार है, ये पहला कालम है दूसरा कालम है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं स्कूलों में औकात कार हवाई अड्डे पर प्रवास का शेड्यूल या रेलवे स्टेशन, तो कहते हैं इन कालमों की शक्ल में बाज़ दफ़ा हम लगाते होते हैं। इसको छोड़ें। अब ये कतार की अगर तारीफ पेपर में आती है, कतार किसे कहते हैं? ठीक है, रो कहते हैं इंग्लिश में। तो उफ़की लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान, यही बात है, ये उफ़की लाइन है, ये उफ़की लाइन है, यानी उफ़की लाइन होती है ऐसे ऐसे, ये उफ़की है, जैसे बंदा ऐसे ये पेंसिल पड़ी है ना, ये उफ़की लाइन है। और अगर ये ऐसे पड़ी है तो ये क्या है? ये अमूदी लाइन है। ओके जी। इसी तरह अगर ये पड़ा है उफ़की है, ये सीधा खड़ा है, ये क्या है? उफ़की है, ये अमूदी है। उफ़की लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान कालब की कतार या कतारें बनाते हैं। अमूदी का मतलब क्या है? अमूदी लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान कालब के कालम बनाते हैं। अब देखें जो इस तरह होता है ना कालम है, ये इस तरह क्या है? कालम है, ये कालम है, ये कालम है। लेकिन ऐसे ये देखें कतार 1 ये पहली कतार है, ये दूसरी कतार है और ये तीसरी कतार है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक थे, ये देखें हम कहेंगे ये पहली कतार है, ये दूसरी कतार है, ये पहला कालम है, ये दूसरा कालम है। ठीक है जी। इसी तरह पहला कालम दूसरा कालम, तो ये मुझे पता चल गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अब बात करते हैं अरकान क्या कहते हैं, अरकान किसे कहते हैं? अरकान देखें अगर ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 जो ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं ये अरकान कहलाते हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं। उसने लिख भी दिया है अरकान क्या है 1 2 3 4 5 जो इसके अंदर है ये अरकान है।
कालब का मर्तबा बड़ी अहम तारीफ है, कालब का मर्तबा आपने नहीं छोड़ना, लाजमी करना है। अगर कालब ए में, अगर कालब फॉर एग्जांपल ये ए कालब है, एक ये ए कालब है, उसने एग्जांपल के तौर पे लिया, फॉर एग्जांपल अगर एक कालब ए है उसमें ये जो कतार होगी ना उसको हम एम से ज़ाहिर करेंगे। याद रख लें कतार को हम किससे ज़ाहिर करेंगे जी, एम से। और ये जो कॉलम है पहले कतार एम फिर कॉलम एन हो तो कॉलम ए का मर्तबा एम क्रॉस एन होता है, यानी एम क्रॉस एन, ये फार्मूला याद रख लें, एम पहले कतार फिर कॉलम, या एम बाय एन भी पढ़ा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कोई भी पेपर में आ जाए, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। देखें अगर यहाँ पे पहली रोज है, दूसरी रोज है, तीसरी रोज है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो 3 कतारें हैं और 3 ही कॉलम है। अब यहाँ लिखा है कि मर्तबा 3/3 या 3 क्रॉस 3, ये 3 ज़रब 3, देखें पहली कतार है ये वाला कॉलम है, कितनी कतारें थी 3, कितने कॉलम थे 3, फार्मूला क्या है एम क्रॉस एन या एम बाय एन, तो यानी ये एम क्रॉस एन का फार्मूला है एम क्रॉस एन, एम कितने हैं 3 और एन कितने हैं कॉलम वो भी 3 है, ठीक है। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, बस यहाँ तक इसको याद रखें। उसके बाद मसावी कॉलम, अब देखें इसकी कितनी कतारें हैं, 2 कतारें हैं, कितनी कॉलम है 2 कॉलम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 क्रॉस 2। अगर मर्तबा पूछे तो 2 रोज 2 कॉलम्स, इन 2 कतारें 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का बनेगा। अच्छा मसावी कॉलम उस सूरत में हो सकते हैं अगर 2 कॉलम ए और बी मसावी कॉलम हों, अगर उनका मर्तबा और अरकान एक जैसे हों। मर्तबा का मतलब ये है कि 3 क्रॉस 3 का अगर एक मैट्रिक्स है तो दूसरा भी 3 क्रॉस 3 का ही होना चाहिए। यानी आप देखिएगा एक कतार है, 2 कतारें हैं 2 कॉलम हैं, ए हो गया कॉलम। फिर यहाँ भी अगर देखें तो 2 कतारें हैं 2 कॉलम हैं। पहली कंडीशन पूरी हो गई कि मर्तबा सेम है, जितनी कतारें इसमें है उतनी कतारें इसमें है, जितने कॉलम इसमें है इतने कॉलम इसमें है, मर्तबा एक जैसा है। अरकान कैसे चेक करेंगे, अरकान देखिए ये जो फर्स्ट रो के अंदर पहला एलिमेंट है 4 में से 2 निकल, क्या 2 नहीं बनता, तो इधर भी तो 2 ही है, ये 3 है उधर भी उस जगह पे 3 है, 4 है उधर भी उस जगह पे 4 है, ये 4 - 6 -2 होता है, उधर भी -2 है, यानी चाहे 4 - 2 लिखा हो बनता 2 हो, 4 - 6 लिखा हो बनता -2 हो, यानी इसके अरकान भी एक जैसे हैं। अगर अरकान एक जैसे हैं मर्तबा एक जैसे है तो फिर ये मसावी कॉलम है। ए बी 3 4, ए 3 सेम नहीं है, हालांकि एक कतार इसमें है एक कतार इसमें है, 2 कॉलम इसमें है 2 कॉलम इसमें है। अब ये मसावी कॉलम नहीं हो सकता। मसावी कॉलम तब होगा अगर ए की जगह पे यानी 3 हो और बी की जगह पे क्या हो 4 हो, समझा कि ना, यानी ये भी वही हो जो इसके अंदर हो, फिर बन सकता है। एक्सरसाइज 1.1 3.1 है जी। लो जी इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं कि हर कॉलम की कतारों और कॉलमों की तादाद बताइए। अब ये जो है मैं यहीं पे आपको लिख देता हूं कि भाई आप हर कॉलम की कतार और कॉलम की तादाद अगर बताओगे, मैं इसकी बताता हूं यहाँ पे। देखें 2 कतारें हैं और 2 कतारें हैं 2 ही कॉलम हैं। आप इसको 2 ज़रब 2 लिख दें पेपर में फिर भी ठीक है, या फिर 2-2 लिख दें फिर भी ठीक है, बस ये इसका जवाब है। तो इस तरह बच्चे यहाँ पे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा, यानी मर्तबे की बात करते हैं 2 क्रॉस 2 2/2। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कतारों और कॉलमों की तादाद बतानी है, सिर्फ हम तादाद बताएंगे, इसमें हम मर्तबा बताएंगे, ठीक है जी। अच्छा इन 2 क्वेश्चन से पहले बच्चे आप इसको समझ लीजिएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर कहते हैं दर्जेल में से कौन से कॉलम मसावी है, पहले तीसरा देखें, दर्जेल में से कौन सा कॉलम जो है वो मसावी है। अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चे ए जो है 0 3 है 4 1 है। अब ये तो इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अब 2 3 6 और 2 2 4 6 4 यहाँ भी नहीं, यानी ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। उसने कहा कौन कौन से बराबर हैं। अगर 5 में 5 जमा 4 करे 9 बनता है, -8 जमा 1 करे 7 बनता है, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब बी जो है वो डी के क्या है बराबर है। पेपर में आते नहीं है लेकिन ऐसे लिख दें बस कि बी और डी आपस में क्या है जी बराबर है। कॉलम कौन से बराबर हैं जी, बी और डी है, बस ये बताएंगे बी और डी बराबर हैं, ये बी बराबर डी लिख दें। अच्छा जी
3 2 6, 6 बना, 2 2 4, 4 बना, 4 जमा 4 8 बना, 2 में से 1 निकला 1, 4 में से 2 निकला 2, 3 जमा 0 3। इसका मतलब सी और ई बराबर है, यानी सी जो है ई की क्या है, इक्वल है। अच्छा 3 - 3 0, 3 3, 3 जमा 1 4 यानी 1। तो एफ किसके इक्वल है, ए के, यानी मैं लिख देता हूँ ए और एफ जो है वो आपस में क्या है जी, बराबर है। सी और ई बराबर है, बी और डी बराबर है, ए और एफ बराबर है। चलें जी उनको हम करते हैं। मेरे बच्चे यहाँ पे 10th क्लास मैथमेटिक्स है। सवाल नंबर 1 है, कतारों और कालमों की तादाद लिखनी है। किसकी जी, कतारों और कालमों की तादाद हमने लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, ए वाला है, इसमें कितनी कतार है जी, 2 कतारें हैं। हम लिखेंगे जी कतारों की तादाद, कतारों की तादाद लिखेंगे, एम भी लिख सकते हैं लेकिन कतारों का 2 है जी। फिर कालमों की तादाद, कालमों की तादाद, कालमों की तादाद कितनी है जी, वो भी 2 है। बस ये जवाब है हमारा, ठीक है जी। अच्छा डी वाला देख लें पहले कि 3 कतारें हैं और कालम कितने हैं, 3 कालम हैं, ठीक है जी। कतार को हम किस हजार करते हैं, एम से, तो मैं चाहे एम कितनी लिख देता हूँ यहाँ पे 3, और कालम कितने हैं 3, कालम किसको करते हैं एन से, वो भी कितने 3। तो ये भी ठीक है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एम इक्वल टू 3 एन इक्वल टू 3, ये भी ठीक है। ये क्या है जी, कतार है, एम क्या है जी, कतारों की तादाद को शो कर रहा है, ठीक है। और ये कालमों की तादाद को शो कर रहा है, ठीक है। लो जी ऐसे कर लें। अच्छा ये बी वाला है, इसको जरा देखिएगा, बी वाले में क्या कहता है, इसके अंदर कह रहा है जी कालमों कितने कतार, सबसे पहले कतार, कतारों की तादाद, कतारों की तादाद, यहां लिख ले कालमों की तादाद, कालमों की तादाद, कतार कितनी 1 2 3, 3 कतार है, कालम सिर्फ 1 है, 1 आ जाएगा। अच्छा सी वाला है, सी वाले को देख लेते हैं बच्चे। यहाँ पे कतारों की तादाद मैं लिख देता हूँ जी एम, 1 कतार है, एम 1 है, एन कालम कितने 1 2 और 3, ये देखें 1 2 3, एन कितने हैं 3 है। समझ जाएंगे ना, एम क्या है, कतार को शो कर रहा है, यानी कतारों की तादाद को शो कर रहा है, ऐसे लिख दे कतारों की तादाद। लो जी ई वाला देख लें, यहाँ पे कतारों की तादाद कितनी है, कतारों की तादाद, कालमों की तादाद, ऐसे पेपर में लिखना है आपने। कतार यहाँ पे 2 है, कालम यहाँ पे 3 है। लो जी ये 5 जो से दूसरा सवाल नंबर 2 है, कालब का मर्तबा बताना है, जो मैं बात कर रहा था। कालब का मर्तबा, अब यहाँ लिखें, कालब का मर्तबा 2 तरह से लिखा जाता है, m क्रॉस n, m क्रॉस n यानी फार्मूला है ना, ये फार्मूला है जी m क्रॉस n, ये m बाय n, दोनों से लिख सकते हो। तो कालब का मर्तबा m, कतार कितनी है जी 2 कतार, पहले लिखेंगे 2 कतार, कालम कितने हैं 1, ये इसका जवाब है। या 2 बाय 1, दोनों ठीक है, ठीक है। देखें कतार पहले 2 कतारें, कालम कितने हैं 1, ये 2 बाय 1 ऐसे। लो जी कालब का मर्तबा, कालब का मर्तबा कितनी है जी, कतार 1, कालम कितने हैं 1 और 2, ऐसे लिख दे। लो जी सी वाला, सी वाले क्या है जी 2 कतारें 2 कालम, तो 2 क्रॉस 2, या मैं यूँ लिख दूँ 2 बाय 2, ये भी ठीक है। ये 2 कतारें और 1 2 3 कालम है, ठीक है जी। ई वाला कतारें कितनी है 3 बाय 2, कालम 2 है, पहले कतार फिर कालम। हाँ जी इसकी कितनी कतारें हैं, कितने कालम हैं। लो जी इसका जो मर्तबे की बात करते हैं 1 बाय 1, 1 बाय 1 या फिर 1 क्रॉस 1, 1 कतार है 1 ही कालम को शो करेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकती हो आप मर्तबा, क्या है जी ये मर्तबा है। तो जी बच्चे हमारे पास सवाल नंबर 4 है कि यहाँ पर कहता है कि अगर बच्चे आपके पास ये कालम दिया जाए, ये आपके पास कालम है और इसको हो तो ए बी सी डी की कीमतें निकालनी है। अब जरा देखिएगा कि ये हमारे पास कालम है, इसको सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले इसको जैसे था वैसे लिख लें, a जमा 2 b माइनस 1, लिखने के बाद c माइनस 3 d प्लस 4। ओके जी ये इस किसके इक्वल है जी 5 8 6 और 4 के इक्वल है। अब हमने क्या करना है जी, मुआजना करना है, हमने मुआजना करना है, यानी इक्वल मैट्रिक्स हैं इस वजह से मुआजना करना है, ठीक है जी।
ए प्लस जो 2 है ये वाला इसके बराबर है 5 के, यानी ये एलिमेंट्स इसके बराबर है, और c माइनस जो 3 है कॉमन लगा दें, c माइनस 3 जो है वो किसके बराबर है जी 8 के बराबर है। ठीक है, a प्लस 2 5 के बराबर है, c माइनस 3 8 के बराबर है। अब यहाँ से a की कीमत देखें, बाकी ये भी करना है हमने, b माइनस 1 6 के बराबर है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिएगा b माइनस 1 जो है ये किसके बराबर है 6 के बराबर है, और d प्लस 4 जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, d प्लस 4 4 के इक्वल है, d माइनस 1 6 के इक्वल है। यहाँ से a की कीमत निकालेंगे, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, a की कीमत क्या आ जाएगी 3, a की कीमत निकल गई, c की कीमत माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3, c की कीमत कितनी निकल गई जी 11। लो जी c की भी हमने निकाल ली। अब हमारे पास b माइनस 1 6 से 1 माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो b की बजाय क्या आ गई 7, यानी 3 और 7। लो जी d प्लस 4 है, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, d क्या आ गया 0, d की क्या आ गई 0। सो इसका मतलब ये हुआ कीमतें जो हैं हमारे पास, ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a मेरे पास 3 है, b मेरे पास 7 है, c मेरे पास 11 है, d मेरे पास क्या है 0 है। तो ये हमारा आंसर है a b c d की क्या है जी, ये कीमतें हमने निकालनी है। ठीक है जी, 3 7 11 0 आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट इसका सोल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले 2x प्लस 1 7 4 5, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख लें 9 4 7 और यहाँ पे क्या है y, मुआजना करना है, बराबर है। ठीक है, मुआजना करने से लो जी 2x प्लस 1 किसके इक्वल है, 2x प्लस 1 इक्वल टू किसके जी 9 के, 4 4 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, दूसरा 5 किसके इक्वल है y के। तो बच्चे y 5 किसके इक्वल है y के, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, और 2x प्लस 1 इक्वल किसके 9 के, यानी वही एलिमेंट उसका वही वहीं पे पहली कतार। ठीक है, पहली कतार पहला कॉलम का पहला नंबर, ये 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा 9 माइनस 1। ठीक है, 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, और x इक्वल टू 8 ओवर 8 ओवर 2, तो x की कीमत कितनी आ जाएगी 4, x हमारे पास आ गया 4, और उधर से y हमारे पास क्या है जी 5, यानी 4 और 5 आंसर है। लो जी बच्चे नेक्स्ट सवाल है, तो यहीं से इसका मुवाजना कर लेते हैं। ठीक है, मुवाजना बजाय कि उसको मैं दोबारा यहाँ लिखूँ इक्वल है, तो मुवाजना करने से, क्योंकि ये इक्वल है सारे दोनों, हमारे पास कॉलम क्या है बराबर है, तो a प्लस बी किसके इक्वल है 10 के, a प्लस बी किसके इक्वल है 10 के, मैं लिखता हूँ a प्लस बी इक्वल टू है 10 के। ओके जी, फिर उसके बाद वक्फा दे लेते हैं 2d माइनस 1 किसके 5 के, यहाँ पर लिखते हैं 2d माइनस 1 किसके 5 के, फिर 3b प्लस 2 किसके 11 के। अच्छा, फिर यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ वैल्यूज पुट होनी है, थोड़ा वक्फा छोड़ देते हैं, 3b प्लस 2 इक्वल टू ये वाला 11 के इक्वल है, किसके जी 11 के, 4 किसके इक्वल है c के, तो यानी 4 किसके इक्वल है c के, ये लिख दिया। तो बच्चे यहाँ से तो हमने एक वैल्यू निकाल दी, c की कीमत क्या है जी 4 है, c की कीमत आ गई 4, और यहाँ से d की कीमत निकाल देंगे, 2d माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, और 2d इक्वल टू 6, और d इक्वल टू 6 ओवर 2, इसका मतलब क्या आ गया 3। ठीक है जी, इसका मतलब बच्चे d की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 3, d कितना आ गया जी 3 आ गया। ओके जी, d 3 निकला, c 4 निकल गया। अब यहाँ से पहले b, a तो नहीं निकलेगा ना, पहले b निकलेगा तो a निकलेगा, क्योंकि यहाँ a b दोनों की कीमतें नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3b 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, 3b 11 -2 कितना हो जाएगा 9, b इक्वल टू 9 ओवर 3 डिवाइड हो जाएगा, b की कीमत क्या आ जाएगी 3, b की क्या आ गई 3, और a की फिर क्या आएगी यहाँ पे आ जाए, a की कीमत b की हमने ये जो 3 निकाली है उसको यहाँ पुट कर दें। ठीक है जी, a इक्वल टू 10 माइनस क्या आ गया जी 3, इसका मतलब है a की वैल्यू क्या आ गई 7, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू 4, और d की वैल्यू 3। यहाँ पे लिख दें a हमारे पास 7 है, b हमारे पास 3 है, c जो है 4 है, d जो है वो क्या है 3 है। तो ये हमारा रिजल्ट है, ये हमने वैल्यू निकाली। ठीक है जी, तो इस तरह इसको इजीली आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट बच्चे चलते हैं हम यहाँ पे, लो जी इसका भी मुआजना कर लेते हैं डायरेक्ट ही। मुआजना करने से P प्लस क्यू 6 के बराबर है, P प्लस क्यू 6 के बराबर है इक्वेशन 1। इक्वेशन का नाम देंगे क्योंकि बच्चे 5 5 है, 11 11 है। P माइनस 2 क्यू बराबर क्या है 0 है, P माइनस 2 क्यू बराबर क्या है 0 है। दो इक्वेशन हमने बना ली, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब बच्चे ये P प्लस क्यू है, ये P माइनस 2 क्यू है। अब क्या करें, इन दोनों को कंपेयर करें या फिर इसको प्लस माइनस करें तो वैल्यू निकाल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से P की कीमत 2 क्यू निकाल के वो यहाँ पुट कर दें और क्यू की कीमत हम निकाल देंगे, ठीक है जी। लो जी ये 0 है ना, 0, इस वजह से इजीली हल हो जाएगा। बाकी ऊपर नीचे इसको रखेंगे फिर भी ये हल हो जाएगा। चलो जी हम ऐसा करते हैं, यानी P की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। चलो इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ, मसावात 1 और 2 को हल करने से। चलिए जी मैंने यहाँ पे लिखा P प्लस क्यू इक्वल टू 6 और P माइनस 2 क्यू इक्वल टू 0। दोनों मसावातों को मैंने ऊपर नीचे लिखा। अब इसको हल कैसे करना है देखें, ये तो कट नहीं सकते, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको भी 2 से करवाएं, इसको भी 2 से करवाएं, या ऐसा कर दें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस प्लस लगा दें, ये कट गया और प्लस 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 3 क्यू, ये क्या हो गया 6, क्यू की वैल्यू 6/3, ठीक है। 3 2 और 6 यानी क्यू हमने क्या निकाला 2, क्यू की वैल्यू आ गई 2। अब इस क्यू की वैल्यू को चाहे यहाँ पे पुट कर दें चाहे वहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। अब मसावात 1 में दर्ज करने से क्यू की जो कीमत है मसावत 1 में दर्ज करेंगे, P प्लस क्यू यानी P प्लस क्यू, क्यू कितना है 2, इधर है 6, P 2 क्या हो जाएगा माइनस, तो P की वैल्यू क्या आ गई जी 4 आ गई। इसका मतलब बच्चे P हमारे पास 4 है और Q हमारे पास क्या है जी 2 है, यही इसका आंसर, ठीक है। इन दोनों को ऊपर नीचे रखकर भी हल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर दूसरा कोई मेथड हो, फिर बच्चे इक्वेशन 2 से P माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो P इक्वल टू 2Q, तो ये मसावात 1 में दर्ज करें, ठीक है। P की कीमत यहाँ से 2Q निकाली ना, इस 1 में दर्ज करें, P की कीमत यहाँ पे 1 में दर्ज की 2Q प्लस Q इक्वल टू 6, 3Q इक्वल टू 6, Q इक्वल टू 6/3, तो फिर भी Q की कीमत क्या है 2 आई, यानी दोनों तरह आप कर सकते हो, ओके जी। तो ये बच्चे हमारे पास 3.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।